स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी योरसेल्फ में। आज हम लोग बात करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इस संदर्भ में हम लोग विशेष तौर से ध्यान देंगे इससे संबंधित जो थ्योरी है और इस पे क्या महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम जो थ्योरी है उसको स्टडी करेंगे। स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। तो उनके अनुसार व्यक्ति में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अचानक नहीं होते हैं। अब सोरेनसन के अनुसार वृद्धि से मतलब शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार मतलब कि वजन और आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है और ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव है। इसी वजह से जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है वो मात्रात्मक है जिसको मापा जा सकता है, ठीक। और वहीं पे विकास जो है वो गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है जिसको मापा नहीं जा सकता है। विकास की प्रक्रिया पर कोई एक घटक प्रभाव नहीं डालता है, मतलब कि केवल जो एक फैक्टर है उसी से डेवलपमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं होता है, बहुत सारे कारक होते हैं, ठीक। तो कोई एक अभिकरण उत्तरदायी नहीं होता है, अपितु अनेक कारक तथा अनेक अभिकरण बालक के विकास में योगदान देते हैं। तो परिवार, विद्यालय तथा समुदाय ऐसे ही अभिकरण हैं जिसका उपयोग बालक के विकास में मनोवैज्ञानिक रूप से किया जाता है, ठीक है। तो बालक के मनोवैज्ञानिक विकास में परिवार, विद्यालय और समुदाय ऐसे ही अभिकरण हैं जिसका उपयोग बालक के विकास में मनोवैज्ञानिक रूप से किया जाता है। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इस स्लाइड में कि बालक के विकास में परिवार का क्या योगदान होता है, ठीक है। तो परिवार बालक के विकास की प्रथम पाठशाला है। ये अक्सर जो है वो पूछा भी जाता है कि बालक की जो है वो प्रथम पाठशाला क्या होती है। तो बालक के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को ही माना जाता है। जो भी इस प्रारंभ में जो कुछ भी सीखता है बालक वह अपने परिवार से ही सीखता है। तो यह बालक में निहित योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास करता है। परिवार या घर समाज की न्यूनतम समूह इकाई है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक। तो समाज की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो फैमिली या घर होता है, ठीक। इसमें पति, पत्नी, बच्चे तथा अन्य आश्रित व्यक्ति सम्मिलित होते हैं और इसका जो मुख्य आधार होता है रक्त संबंध होता है, ठीक है। तो रक्त संबंध के आधार पे जो है परिवार जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है, बनता है। और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? परिवार हो गई। तो बालक के जीवन पर परिवार का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है। पहला पॉइंट देखिए, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, ऊपर भी हम देख चुके हैं, ठीक है। और वह परिवार में सभी गुण सीख सकता है जिसकी पाठशाला में आवश्यकता होती है, ठीक। नैतिकता एवं सामाजिकता की जो प्रशिक्षण है वो परिवार में ही मिलता है। तो जो भी नैतिक गुण होते हैं, सामाजिकता होती है, वह अपने परिवार से ही सीखता है। अगला पॉइंट यह है कि सामाजिक व्यवहार का अनुकरण करना सीखता है, ठीक। जो भी सोशल बिहेवियर है उसका कैसे पालन करना है वह अपने परिवार में ही सीखता है। सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने में, उत्तम आदतों एवं चरित्र के विकास में भी परिवार का काफ़ी योगदान होता है। रुचि, अभिरुचि तथा प्रवृत्तियों के विकास में परिवार का योगदान होता है। प्रेम, सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता, कर्तव्य पालन के गुण विकसित करने में भी परिवार का योगदान होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि बालक के विकास में विद्यालय का क्या योगदान होता है, ठीक है। इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे विद्यालय के योगदान के संदर्भ में। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो स्कूल शब्द है वो किससे बना है। तो स्कूल शब्द बना है स्कोला से। किससे बना है? स्कोला से, जिसका मतलब होता है अवकाश, मतलब छुट्टी। तो यूनान में विद्यालयों में पहले खेल कूद आदि पर बल दिया जाता था। तो सबसे प्रमुख जो पॉइंट हुआ करता था विद्यालयों में वो खेलकूद हुआ करता था। तो खेलकूद पे विशेष ध्यान दिया जाता था। लेकिन समय के साथ यह विद्यालय शिक्षा के केंद्र बनते चले गए, ठीक है। विद्यालय बालक के विकास में इस प्रकार योगदान करता है। कैसे? बालकों को जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाता है, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है तथा उसे अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। अन्य देखते हैं कि बालक के विकास में विद्यालय का क्या योगदान होता है। व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास करने में भी विद्यालय का योगदान होता है। विद्यालय में समाज के आदर्शों, विचारधाराओं का प्रचार प्रसार
तथा अशिक्षित नागरिकों के निर्माण में जो है विद्यालय का परम योगदान होता है। आज के विद्यालय बालक के विकास के लिए विशेष वातावरण प्रस्तुत करने में प्रयास करते हैं। पवित्र वातावरण में बालकों में पवित्र भावनाओं का सृजन होता है, उनके व्यक्तित्व में संतुलन उत्पन्न होता है। आज विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं और यह लघु समाज है। क्या है? यह एक लघु समाज है। तो यहाँ पे विद्यालयों के एक लघु समाज के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि बालक के विकास में समुदाय का क्या योगदान होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा? बालक के विकास में परिवार का योगदान, फिर बालक के विकास में विद्यालय का योगदान, और इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि बालक के विकास में समुदाय का क्या योगदान होता है। सामाजिक प्रभाव के संदर्भ में बात करते हैं। समुदाय का प्रत्यक्ष प्रभाव बालक के सामाजिक विकास पर पड़ता है। यहाँ उसका समाजीकरण होता है। समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन। अधिकार एवं कर्तव्य के ज्ञान के साथ साथ स्वतंत्रता के अनुशासन की जानकारी भी होती है। राजनीतिक प्रभाव के बारे में बात करते हैं। समुदाय बालक पर राजनीतिक प्रभाव भी डालता है। विद्यालयों में छात्र संघों के माध्यम से राजनीतिक संरचना का अनुभव मिलता है तथा समाज के राजनीतिक वातावरण के लिए तैयार हो जाता है। आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं। ठीक है, आर्थिक प्रभाव। संपन्न समुदायों में विद्यालय आकर्षक होते हैं और उसमें पढ़ने वाले छात्रों का सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। ठीक है, तो जो संपन्न समुदाय में विद्यालय हैं वो काफ़ी जो है उनकी बिल्डिंग वगैरह देखिएगा काफ़ी अच्छी मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे मिलेंगे, जो बेसिक फैसिलिटी होती है काफ़ी एडवांस होती हैं। तो आर्थिक प्रभाव जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, सांस्कृतिक प्रभाव की बात करते हैं। प्रत्येक समुदाय की अपनी एक संस्कृति होती है और उसका प्रभाव वहाँ के विद्यालयों तथा छात्रों पर पड़ना स्वाभाविक है। तो सांस्कृतिक प्रभाव जो है एक मेजर फैक्टर है समुदाय की तरफ से। अतः इस प्रकार देखते हैं कि घर, विद्यालय और समुदाय बालक के विकास को पृथक पृथक नहीं बल्कि समन्वित रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो देखा हमने कि बालक जो है परिवार से भी सीख रहा है, विद्यालय से भी सीख रहा है और समुदाय का भी जो है बालक के ऊपर, बालक के विकास के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बालक के विकास को प्रभावित कर रही हैं। ठीक, आगे देखते हैं। इन पे आधारित जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। ठीक, तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ठीक है, कौन सा एक उचित है? तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु प्रयत्न चलती रहती है। ठीक है, तो यह एक सतत प्रक्रिया है और जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। विकास कई क्षेत्रों में होते हैं जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और शैक्षिक विकास। अतः सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। अगला प्रश्न, यहाँ पे जो है खाली स्थान दिया है, यहाँ पे आपको भरना है। के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसके अलावा? यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, इसके अलावा। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा टाइप का प्रश्न है ऑप्शंस की दृष्टि से। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो क्या है? देखिए, खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है, बात सही है। इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि इन्हें कब उपयोग किया जाए, यह उनके सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक विकास में योगदान करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? ठीक, तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में अंतःस्राव ग्रंथियां हैं, पौष्टिक भोजन है, रोग तथा चोट है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो सही उत्तर होगा क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो बालकों के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नवत हैं: अंतःस्रावी ग्रंथियां, रोग तथा चोट, शुद्ध हवा तथा प्रकाश, पारिवारिक परिस्थितियां,
पौष्टिक भोजन, वंशानुक्रम और संस्कृति। ये सातों पॉइंट को याद रखिएगा। आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। किस पे? योग्यता स्तर पे, ऑप्शन बी। तो संभागी समूह के द्वारा समान आयु स्तर के बालकों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करके उनको और बेहतर बनाया जा सकता है और इसलिए विद्यालयों में सर्वप्रथम इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान करता है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा योगदान जो करता है बालकों के अधिगम एवं विकास में वह उसका परिवार, समवयस्क समूह मतलब उसके हम उम्र के लोग, ठीक, और अध्यापक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक का होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, देखिए क्या है, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है। अध्यापक जो है प्रारंभिक जीवन के नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से बचाव कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अध्यापक का मुख्य कार्य होता है विद्यार्थियों के नकारात्मक भाव को दूर कर सकारात्मक भाव का समावेश करना। कुशल अध्यापक अपने कार्यों में सफल भी होते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला है, ठीक, तो बालक की प्रथम पाठशाला अभी हमने क्या देखा? परिवार, ऑप्शन ए। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार और प्रथम शिक्षक उसकी माता होती है। परिवार में ही सर्वप्रथम बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं एवं अपने रिश्तों को जानना प्रारंभ करता है। तो जो उसकी बेसिक नीड्स होती है वो परिवार में ही वो जानता है, ठीक, और रिश्ते भी वो परिवार से ही समझता है, ठीक। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? ठीक, तो यहाँ पे जो है वो प्रारंभिक विकास की बात की जा रही है, तो जी हाँ, माता पिता पे, ऑप्शन ए। बालक के प्रारंभिक विकास पर उसके माता पिता का प्रभाव पड़ता है और इसलिए माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक माने जाते हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक पर्यावरण भी है, आहार भी है, स्वास्थ्य भी है। तो मतलब कि यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो गर्भाधारण के समय भ्रूण बनने से लेकर जन्म लेने तक, जन्म से प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में जो भी स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं जिन पर शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, अभिवृद्धि कहलाते हैं। अभिवृद्धि को पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, वंशानुक्रम आदि कारक प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से खाली स्थान है के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, ठीक, तो वह क्या है? किसके अतिरिक्त? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इसमें पौष्टिकता की गुणवत्ता, तो ये तो है ही, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? तो शारीरिक गठन के अतिरिक्त, ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। तो शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक जैसे कि पौष्टिकता की गुणवत्ता, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शिक्षा की गुणवत्ता, अभिभावक की आर्थिक स्थिति आदि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध हैं उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा, तो बड़े परिवार के बच्चों की अपेक्षा उनका क्या है? उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इसका जो है वो सही उत्तर है। निर्धन परिवार के वे बच्चे जो छोटे परिवार से संबंध होते हैं वे अपना विकास और बेहतर तरीके से कर सकते हैं क्योंकि उन्हें बेहतर वातावरण एवं परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ठीक है, तो पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, तो ये ऑप्शन सही है। तो पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है
और यह तथ्य दर्शाता है कि पिछले कुछ दशकों में कुछ ऐसा अधिगम वातावरण बन रहा है जिसमें बच्चे सुलभता से अपने आप को समायोजित कर पा रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यह हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। टॉपिक का नाम था विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यह वीडियो कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी योरसेल्फ को ज्वाइन कीजिए और इस पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।